तो बेसिकली आज का हमारा जो टारगेट है ना वो तीन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का है जिसके क्वेश्चन पेपर में 2 4 6 से आ जाते हैं। सही है। डेटा रिस्पॉन्स में भी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो फोकस रखना जरा। हम बात करें मनी की, सही है। पर मनी का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको मुझे ये बताना है कि मनी से पहले क्या होता था। जब मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था तो बिफोर मनी किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होती थी, सही है। तो बिफोर मनी जो ट्रांजैक्शंस होती थी ना, उन ट्रांजैक्शंस को बोला जाता था बार्टर सिस्टम। उस ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता था? बार्टर सिस्टम। तो जब पैसों का कॉन्सेप्ट नहीं होता था तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। भाई फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब लोग, जाहिर सी बात है, पैसा तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे? फिजिकल गुड्स एक्सचेंज करते थे आपस में। जैसे एक मिसाल अगर मैं यहाँ पर आपको दूं, बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ मैं सिनेरियो को, कि भाई फॉर एग्जाम्पल गुड वाई जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं गुड एक्स के लिए। पर क्या ये एक्सचेंज इतना सिंपल है? क्या मैं गुड वाई को गुड एक्स को गुड वाई और गुड एक्स को एक्सचेंज कर लूंगा इतनी आसानी से और आसानी से ट्रेड हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे मसले आ रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर हम आज मनी तक पहुंचे हैं तो मनी तक पहुंचने से पहले बहुत मसले थे। तो पहला जब बार्टर सिस्टम था ना, तो बार्टर सिस्टम में सर्टेन इश्यूज हुआ करते थे। सबसे पहला जो कंडीशन था ना बार्टर सिस्टम का, वही बड़ा सबसे अजीब सा था, जिसको कहते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सही है। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज नेसेसरी। अब डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या, जरा गौर से सुनना। जहां मुझे स्लो जाना है मैं स्लो जाऊंगा, जहाँ तेज जाना है मैं तेज जाऊंगा। डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल भाई एक बंदा है, पर्सन ए, सही है। और पर्सन ए के पास एक गुड है जिसको कहते हैं गुड वाई। और पर्सन ए जो है ना वो चाह रहा है कि मैं इस गुड वाई को बेच दूं। अब जाहिर सी बात है, पर्सन ए गुड वाई को बेचना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले के जमाने में तो बार्टर हुआ करता था। अगर वो गुड वाई को बेच रहा है तो उसको सामने से कोई गुड चाहिए होगा। तो भाई पर्सन ए जो है वो गुड वाई को बेच रहा है, पर उसको सामने से गुड एक्स चाहिए। पर उसको सामने से क्या चाहिए? गुड एक्स। तो वो चाह रहा है कि वो गुड एक्स को क्या करे? परचेज करे। इसका मतलब पर्सन ए के पास गुड वाई है, वो गुड वाई को सेल करना चाह रहा है और उसको सेल करके सामने से जो है वो गुड एक्स को परचेज करना चाह रहा है। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहला कोइंसिडेंस मुझे क्या चाहिए? सबसे पहला इत्तेफाक मुझे ये चाहिए कि मुझे एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसके पास गुड एक्स होगा। मुझे एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसके पास गुड एक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल एक इत्तेफाक हो गया कि मुझे जो है वो पर्सन बी मिला और पर्सन बी के पास गुड एक्स है। मुझे पर्सन बी मिला, पर्सन बी के पास गुड एक्स है, पर्सन बी जो है वो गुड एक्स को बेचना चाह रहा है। ये पहला इत्तेफाक है। तो सबसे पहला इत्तेफाक क्या है? सबसे पहला कोइंसिडेंस क्या है? कि मुझे एक ऐसा बंदा मिल गया जिसके पास गुड एक्स है। दूसरा इत्तेफाक क्या होना चाहिए यहाँ पे? दूसरा इत्तेफाक ये होना चाहिए कि पर्सन बी को वही चीज चाहिए जो मैं बेच रहा हूं। दूसरा इत्तेफाक ये होना चाहिए कि पर्सन बी को वही चीज चाहिए जो मैं बेच रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये रियलिस्टिक है? ये बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक सिनेरियो है कि भाई पर्सन ए को गुड वाई बेचना है और गुड एक्स खरीदना है। तो पहला इत्तेफाक तो ये हुआ कि उसको एक बंदा मिल गया जिसके पास गुड एक्स है। और एक्सचेंज सिर्फ उसी सिनेरियो में होगा जब पर्सन ए के पास एक ऐसी चीज होगी जो पर्सन बी को चाहिए। तो दूसरा इत्तेफाक ये हुआ कि पर्सन बी को वही चीज चाहिए जो पर्सन ए के पास है। इसका मतलब पहला कोइंसिडेंस तो ये था कि मुझे बंदा मिल गया, दूसरा कोइंसिडेंस ये था कि उस बंदे को वही चीज चाहिए जो मैं दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज मैंने आपके सामने लिखी है ना वो बहुत ज्यादा रेयर है और ये बहुत मुश्किल से एग्जिस्ट करती थी। तो नियर टू इम्पॉसिबल हो गया था ट्रेड करना। दूसरा मसला जो यहाँ पर आ रहा था वो क्या आ रहा था? दूसरा मसला यहाँ पर आ रहा था डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? भाई डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि किस बेसिस पे ट्रेड होगी, क्या एक्सचेंज रेट होगा ट्रेड का, किस बेसिस पे ट्रेड होगी और क्या एक्सचेंज रेट होगा ट्रेड का। मतलब बेसिकली कैन गुड वाई बी एक्सचेंज्ड कैन गुड वाई बी एक्सचेंज्ड फॉर गुड एक्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है, क्या क्या गुड वाई की उतनी ही औकात है जितनी गुड एक्स की है? क्या दोनों इक्वल ही वैल्यू रखते हैं? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेडफोन को एक फोन के साथ ट्रेड कर रहा हूं, अब कितने नंबर ऑफ हेडफोन एक फोन की इक्वल है कैसे पता चलेगा? दो लोग आपस में चीनी और वो ट्रेड कर रहे हैं, नमक। अब कितना चीनी कितने नमक के बराबर है, ये कैसे पता चलेगा? तो डिविजिबिलिटी के बहुत इश्यूज आ रहे थे कि भाई मैं कितना गुड वाई दूं गुड एक्स के लिए, मैं कितना गुड एक्स दूं गुड वाई के लिए। तो ये बहुत इश्यूज आ रहे थे क्योंकि पैसों का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। आजकल के टाइम पे तो किसी भी चीज की वैल्यू लग जाती है।
और एक और मसला जो यहाँ पर आ रहा था वो पोर्टेबिलिटी का आ रहा था। लोग जो है वो पूरा पूरा दिन अपना सामान लेके घूमते थे, लोगों को जो है वो पूरा पूरा दिन अपने गुड्स को कैरी करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं। आजकल के टाइम पे क्या होता है कि एक नोट आप अपन की जेब में रख देते हैं और वो नोट हम पूरा दिन लेके घूम रहे होते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। पहले के जमाने में लोग चीजें लेके घूमते थे, पहले के जमाने में लोग क्या लेके घूमते थे, चीजें लेके घूमते थे। सही है। तो मनी का टॉपिक तो हमने अब तक स्टार्ट ही नहीं किया। मैंने तो आपको ये बताया कि मनी से पहले क्या होता था। तो मनी से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब मैंने बता दिया, बार्टर सिस्टम के इश्यूज मैंने बता दिए। फिर जो है इसका कंटेंट है जो कि मैंने नोट्स से स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हुआ है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मनी, बैंकिंग और स्पेंडिंग एंड सेविंग के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे मैक्रो के नोट्स में, सही है, वो हमारे मैक्रो के नोट्स में। तो काइंडली आप मैक्रो के नोट्स में इन टॉपिक्स को ढूंढना, माइक्रो के नोट्स में टॉपिक को ना ढूंढना। क्लियर है ये चीज। तो दावर बेटे ये इशू आ रहे थे ना, तभी तो फिर इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करना शुरू किया। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल लिख दी है जो कि मैंने आपको अभी बोला हुआ है। अच्छा नेक्स्ट चीज, अब फिर करे क्या भाई, फिर जो है ना एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ जिसको बोला जाता था प्रॉमिस नोट। सही है। जब बार्टर सिस्टम फेल हुआ ना तो एक कॉन्सेप्ट आया जिसको कहते हैं प्रॉमिस नोट। प्रॉमिस नोट का मतलब है बकायदा लोग वादा कर रहे थे। वादा किस बेसिस पे कर रहे थे, लोग ये वादा कर रहे थे प्रॉमिस टू पे बैक। प्रॉमिस नोट का कॉन्सेप्ट क्या था, प्रॉमिस टू पे बैक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन ए जो है वो कल को पर्सन बी के पास जाता है, पर्सन ए जो है वो कल को पर्सन बी के पास जाता है, तो पर्सन ए बाइज गुड वाई, ये पर्सन ए बाइज गुड वाई फ्रॉम पर्सन बी। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई बार्टर सिस्टम में इश्यूज आ रहे थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ मोड्स के। अब प्रॉमिस नोट ने क्या करा, प्रॉमिस नोट ने ना ये करा कि भाई पर्सन, जैसे मैं जो है ना पर्सन ए हूं, मैं आपके पास आया और मैंने आपको बोला यार मुझे गुड वाई चाहिए। अब मैंने, जब मैं जैसे ही मांगा ना गुड बाय, तो तुमने सामने से एक ऐसी चीज मांगी जो मेरे पास नहीं थी, तुमने सामने से ऐसी चीज मांगी जो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने क्या करा, मैंने तुमसे इस गुड को फिर भी खरीद लिया और मैंने तुम्हें एक कागज पे लिख के दे दिया। मैंने तुम्हें एक कागज पे लिख के दे दिया कि मैं इस तारीख को ये चीज तुमसे लेके गया था और मैंने अपनी साइन कर दी। मैं एक कागज पे लिख के चले गया कि मैंने इस डेट पे तुमसे ये खरीदा था और मैंने अपनी साइन कर दी। इसका मतलब पर्सन ए बाइज गुड बाय फ्रॉम पर्सन बी थ्रू अ प्रॉमिस नोट। अब प्रॉमिस नोट ना बकायदा पेपर नोट की तरह होता था। लोग जो है वो कागज के ऊपर जो है वो फॉर एग्जाम्पल या पत्ते के ऊपर फॉर एग्जाम्पल लिख के जा रहे हैं कि भाई मैं जो है ना वो इतनी चीजें आपसे खरीद के गया हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर साइन कर दी। अब यहाँ से जो है ना वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आया कि यार कोई थर्ड पार्टी मीडियम होना चाहिए, कोई एक तीसरी चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू ट्रेड हो। अब जैसे ये एक तीसरी चीज तो यहाँ पर आ गई, मतलब यहाँ पर आपने एक नोट दिया, उसको बोला कि भाई अगली बार जब तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना और मेरे पास कोई ऐसी चीज होगी जो तुम्हारे लायक है, तो तुम मुझे बस खाली ये प्रॉमिस नोट लाके दिखा देना, तो मुझे याद आ जाएगा मैं तुमसे ये लेके गया था, अब मुझे तुम्हें सामने से देना है। क्लियर है चीज। तो प्रॉमिस नोट से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मनी का कॉन्सेप्ट निकलना शुरू हुआ, पर मनी डायरेक्टली अभी भी नहीं आया। प्रॉमिस नोट के बाद एक कॉन्सेप्ट आया जिसको कह रहे थे हम गोल्ड के कॉइन्स। सही है, गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, सही है, इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए। पर इनमें भी इश्यूज आ रहे थे कि उनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हुआ करती थी। गोल्ड की कॉइन्स की और सिल्वर की कॉइन्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा हुआ करती थी और ये बहुत ज्यादा स्केर्स हुआ करते थे, तो इससे भी लोग हट गए। और फिर फाइनली जो है वो हमारे पास एक फॉर्म ऑफ मनी आया जो कि आज तक दुनिया में चल रहा है, और वो मनी का कॉन्सेप्ट है। सही है। तो मनी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है ना हम मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मनी देख रहे हैं। अब किस किस फॉर्म में हमने जो है वो पैसे को देखा है, किस किस फॉर्म में जो है वो हमने पैसे को देखा है, पैसे का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले मैं आपको फॉर्म्स ऑफ मनी बता रहा हूँ। भाई फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, सबसे पहला बेसिक फॉर्म ऑफ मनी जो हमारी जेबों में पड़ा होता है वो पेपर मनी है। सही है। सिक्कों का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत कम हो गया है, पर फिर भी कॉइन्स में गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। सही है। फिर डिजिटल मनी का जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया। सही है। डिजिटल मनी का जो है वो फिर कॉन्सेप्ट आ गया। सही है। उसके अलावा यहाँ पर आप बैंक डिपॉजिट्स की बात कर सकते हो। उसके अलावा आप किसकी बात कर सकते हो, बैंक डिपॉजिट्स की बात कर सकते हो। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास पेपर में क्या आएगा, आपको वो सवाल पूछेगा 2 मार्क का, आइडेंटिफाई टू फॉर्म्स ऑफ मनी। क्वेश्चन क्या आएगा, आइडेंटिफाई टू फॉर्म्स ऑफ मनी। तो टू फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या होते हैं, आप पेपर मनी लिखो। सही है, आप पेपर मनी लिखो, आप कॉइन्स लिखो, आप डिजिटल मनी के बारे में लिखो, आप बैंक डिपॉजिट्स के बारे में लिखो। क्लियर है ये चीज। तो ये आपके फॉर्म ऑफ मनी है। अच्छा फिर एक और चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए कि भाई मनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, मनी कैसा होना चाहिए, पैसा किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहला फीचर जो पैसे में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मनी शुड बी ड्यूरेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स का पेपर में सवाल आता है,
कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, या आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि नोट ऐसा होना चाहिए जो पड़े पड़े खराब ना हो, नोट ऐसा होना चाहिए जो पानी के लगने से खराब ना हो, नोट ऐसा होना चाहिए जिसका रंग ना उड़ जाए। सही है, तो ड्यूरेबल होना चाहिए। आजकल तो कंट्रीज में प्लास्टिक मनी आ गया, ऐसे नोट आ गए जो फटते भी नहीं है, क्लियर है ये चीज। वाटर प्रूफ नोट्स आ गए। दूसरी चीज यहाँ पर आपकी होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि 100 रुपए के सारे नोट इकोनॉमी में एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक 100 रुपए का नोट बड़ा है, एक 100 रुपए का नोट छोटा है, होमोजीनियस होने चाहिए। सही है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, स्कार्सिटी। मनी शुड बी स्केर्स। ऐसा नहीं हो सबके पास है। अगर सबके पास पैसा है तो वो पैसा ही नहीं है। सही है, पैसा अपनी वैल्यू मेंटेन नहीं करेगा अगर सबके पास पैसा होगा। और यही वजह है कि मनी सप्लाई पूरी इकोनॉमी की सिर्फ एक एंटिटी के पास होती है, दैट इज सेंट्रल बैंक। पूरी सर्कुलेशन ऑफ मनी सेंट्रल बैंक देखती है, और यही कॉन्सेप्ट होता है स्कार्सिटी का कि पैसा इकोनॉमी में कम रखना है। जितना ज्यादा होगा इट माइट लीड टू हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट की है कि वो पोर्टेबल होना चाहिए। बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा इशू ही पोर्टेबिलिटी का था, तो नोट ऐसा होना चाहिए जो कि कैरी करने में इशू ना हो। फिर ये चीज, मनी शुड बी पोर्टेबल। अच्छा भाई, अब ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो मनी प्ले करता है? अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि पैसा कैसा होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, मतलब ऐसे कौन से रोल्स हैं जो मनी प्ले करता है। सबसे पहला जो रोल मनी प्ले करता है वो करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। पैसा क्या होता है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना पड़ेगा? कि मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 रुपए के नोट में सबसे बड़ा मसला क्या है? 75 रुपीज का जो नोट पाकिस्तान में आया था, उसका सबसे बड़ा इशू क्या था? कि वो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं था, दुकानदार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल पूरे कराची में कोई एक एरिया भी अगर वो 75 रुपए का नोट एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो वो मनी नहीं है। मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। हर इलाके में, हर दुकान में, हर बंदा वो नोट एक्सेप्ट करे, तब जाके वो मनी। तभी 75 रुपए का नोट आपको आजकल दिख नहीं रहा, क्योंकि उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। सही है, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हालांकि स्टेट बैंक ने बोला हुआ है, फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पहला फंक्शन ऑफ मनी क्या है? मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप पैसे के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। दूसरा फीचर आपका कौन सा होता है? यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब बेसिकली फंक्शन। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी क्या होता है? मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। आप हर चीज की वैल्यू निकाल सकते हो। आप किसी भी चीज को देख के जो है वो उसकी वैल्यू बता सकते हो कि भाई ये चीज इतने की है, ये चीज इतने की है। इसका मतलब क्या है? कि मनी का फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट का, मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। पैसा जो है वो किसी भी चीज की वैल्यू बता सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? सेविंग का कॉन्सेप्ट। आप पैसे सेव करते हो। सही है, आप बैंक में पैसा सेव करते हो, आपको सामने से इंटरेस्ट मिलता है। ऑल्दो हमारे लिए इंटरेस्ट हराम है, पर दुनिया इंटरेस्ट पे चल रही है, सूद का कॉन्सेप्ट। लोग सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं। तो मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ले रहे चीज। और सबसे लास्ट चीज आपकी जो फंक्शन यहाँ पर आती है वो क्या आती है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? कि पेमेंट एट अ लेटर स्टेज। ये जो उधारी का कॉन्सेप्ट है, आजकल लोग जो है वो घर भी क्रेडिट पे ले लेते हैं। आजकल जो है वो आपका सप्लायर आपसे माल जो है वो क्रेडिट पे उठा के जाता है। ये क्या चीज है? ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, कि खरीदो आज, पेमेंट एट अ लेटर डेट दे दो। मनी ने इस चीज को जो है वो इजी कर दिया है। जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी। हाँ, जब प्रॉमिस नोट्स आए थे तो ये चीज कुछ हद तक पॉसिबल हो गई थी, पर मनी ने इसको बिल्कुल पॉसिबल कर दिया है कि भाई आप एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट जैसे होती है, आपने घर खरीदा और आप जो है ना सालों साल पेमेंट कर रहे हो। क्लियर है ये चीज? तो ये सारे जो है ना फंक्शंस अगर मनी प्ले कर रहा है तो वो फिर मनी की डेफिनेशन में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये सारे फंक्शंस और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मीट करना जरूरी है। अगर कोई भी एक चीज मीट नहीं हो रही तो ना कैरेक्टरिस्टिक आप काउंट करोगे, ना वो मनी की डेफिनेशन में आएगा, ना फंक्शन ऑफ मनी क्या आएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है कि मनी की डेफिनेशन क्या है? मनी की रियलिटी में कोई डेफिनेशन नहीं होती। सही है, मनी की डेफिनेशन हर साल चेंज हो रही है। ट्रेडिशनल मनी पेपर मनी हुआ करता था, फिर बैंक्स का कॉन्सेप्ट आया तो डिपॉजिट्स वगैरह आ गए, फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसी आई तो डिजिटल मनी का कॉन्सेप्ट आ गया। मनी की डेफिनेशन इवॉल्व कर रही है विद टाइम, हर साल मनी की डेफिनेशन चेंज होती है। आप पेपर में अगर मनी का डिफाइन का सवाल तो वैसे तो नहीं आ सकता, पर अगर आ भी जाते तो आप क्या लिखोगे? मनी एक ऐसी चीज है विट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज
एंड मनी शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल। आप कोई फॉर्म ऑफ मनी की एग्जांपल दे दो, आप पेपर मनी वगैरह के बारे में बता दो, सही है। तो ये डेटा मैंने जो है वो सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ऑल्दो ये हमारे नोट्स में है, मैंने फिर भी यहाँ चिपका दिया ताकि आप रिवीजन करो तो आपको आसानी हो। मैंने फंक्शंस वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब लिखे हुए हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा मसला हुआ करता था। अब ये जरा गौर से सुनना, बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ करता था कि लोग स्पेशलाइजेशन नहीं करते थे। बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ा इशू ये होता था कि लोग स्पेशलाइजेशन नहीं करते थे। मतलब आप खुद ये चीज सोचो कि बार्टर सिस्टम में स्पेशलाइजेशन कैसे पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल। मतलब आप खुद ये चीज सोचो कि यार मैं जो है ना वो एक ऐसे जमाने में रह रहा हूं जहां पर बार्टर सिस्टम है, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप क्या चाहोगे कि आपके पास मल्टीपल गुड्स हो या एक ही तरह का गुड हो? अगर आप एक ऐसे टाइम पे रह रहे हो जहां पर बार्टर सिस्टम चल रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या चाहोगे, आपके पास मल्टीपल गुड्स हो या सिर्फ एक तरह का गुड हो? क्या बेहतर है? मल्टीपल तरह के गुड्स होने चाहिए। कि इसकी रीजन क्या है? अगर मेरे पास मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स होंगे ना और मेरे पास हर तरीके की एक चीज होगी, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा बार्टर करना। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप खुद एक चीज सोचो कि भाई यार मैं बार्टर सिस्टम के जमाने में जी रहा हूँ और मैं सिर्फ टेबल बनाता हूँ। अगर मैं सिर्फ टेबल बनाता हूँ तो आप खुद सोचो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाला कॉन्सेप्ट नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब मुझे हमेशा एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको टेबल चाहिए। मुझे हमेशा एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको टेबल चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बार्टर सिस्टम में स्पेशलाइजेशन पॉसिबल नहीं थी। मनी ने इस चीज को आसान कर दिया। जब मनी का ये कॉन्सेप्ट आया ना, तो मनी के कॉन्सेप्ट ने जो है ना वो स्पेशलाइजेशन की चीज को आसान कर दिया। और मनी के कॉन्सेप्ट ने स्पेशलाइजेशन को एनकरेज किया। लोग जो है वो एक चीज पे फोकस करना स्टार्ट हो गए। जैसे अगर मेरी स्किल टेबल बनाने में है तो मैं सिर्फ टेबल ही बनाऊंगा। मैं क्यों टेबल बनाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं जितनी भी टेबल बना लूं, मैं अपनी सारी टेबल्स को एक्सचेंज कर सकता हूं थ्रू अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इज मनी। इसका मतलब आपके लिए बड़ा आसान हो गया अब चीजों को एक्सचेंज करना। आप सिंपली जो है वो कोई भी चीज एक्सचेंज कर सकते हो विथ मनी। इसका मतलब ये हुआ कि आप भले एक तरह की चीज बनाओ, आप आसानी से मनी से इसको एक्सचेंज करोगे। जैसे ही आपके पास मनी आएगा, आप उसी मनी से कोई दूसरी चीज खरीद लोगे। पर जब बार्टर सिस्टम था तो ये पॉसिबल नहीं था। और एक और बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जब एक इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, पहले से मैं कहता हूँ कि एक इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गई है या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, क्या उस टाइम पे मनी अपने फंक्शंस प्ले करेगा? एक इकोनॉमी में हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ गई है, एक इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गई है, उस टाइम पे मनी के फंक्शंस विल स्टॉप फंक्शनिंग। उस टाइम पे मनी के फंक्शंस विल स्टॉप फंक्शनिंग। जैसे मिसाल, मुझे एक चीज बताओ, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन जब इतनी ज्यादा महंगाई होगी तो क्या एक बंदा अपना पैसा सेव करेगा? नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर मैं पैसा सेव करूंगा तो मेरी पैसों की वैल्यू गिरते जा रही है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू वाला फीचर खत्म हो गया। जिम्बाब्वे में एक टाइम पे बहुत खतरनाक हाइपर इन्फ्लेशन आई थी जहां पर लोगों ने मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही यूज करना छोड़ दिया, क्योंकि पैसों की वैल्यू इतनी गिर चुकी थी और चीजें इतनी महंगी हो चुकी थी कि लोगों ने मनी को यूज करना ही छोड़ दिया। हर घंटे पैसों की वैल्यू कम हो रही थी, तो लोगों ने बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया। इसका मतलब जब एक इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आती है तो एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला फंक्शन खत्म हो जाता है, दूसरा आपका जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू वाला फंक्शन खत्म हो जाता है। फिर आप किसी को माल उधारी पे भी नहीं दोगे, आपको पता है इतनी महंगाई है, वो बाद में जो मुझे पैसे रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, तो लोग जो है वो पैसा लेंड भी नहीं करेंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। और फिर आप किसी चीज की वैल्यू ही नहीं लगा सकोगे, क्योंकि प्राइसेस इतनी फ्लक्चुएट कर रही हैं, आप किसी चीज की वैल्यू को डिटर्मिन ही नहीं कर सकोगे। इसका मतलब मनी का जो मेजर ऑफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला फंक्शन भी खत्म, स्टोर ऑफ वैल्यू वाला फंक्शन भी खत्म, यूनिट ऑफ अकाउंट वाला जो वैल्यू आप मेजर कर रहे हो वो वाला फंक्शन भी खत्म हो गया आपका। और डेफर्ड पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, क्योंकि उधारी पे माल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, लोग जो है वो उधारी पे माल देना ही छोड़ दिया। मैंने ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर अटैच किए हैं। पहला यहाँ पर जो है वो मनी स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी है उसका आंसर भी है, इसको पढ़ लेना, ये एक बार ही पेपर में आया है। और ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में एक बार ही आया है कि एनालाइज हाउ अ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द, देखो पहला सवाल क्या था मैं पढ़ लेता हूँ। एक्सप्लेन हाउ मनी हेल्प स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड टू अकर। कह रहा है कि पैसे ने किस तरीके से स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड को आसान कर दिया है, तो जो मैंने चीज समझाई थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। फिर ये क्वेश्चन है कि एनालाइज हाउ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द फंक्शंस ऑफ मनी, तो आपको एक एक करके बताना है कि फंक्शंस ऑफ मनी पे क्या क्या अफेक्ट आ रहा है, इसका भी आंसर लिखा हुआ है। अच्छा, और क्या क्वेश्चंस आते हैं मनी पे? फंक्शंस ऑफ मनी पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ मनी पूछ लेगा, जैसे फॉर्म्स ऑफ मनी, जैसे पेपर मनी हो गया, कॉइन हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज आपसे पूछ लेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी वो डायरेक्टली नहीं पूछता,
वो कभी कभार जो है वो इस तरीके से लिखता है कि बता दो कि मनी जैसे पेपर मनी का फायदा क्या है, तो आप उसके करेक्टरिस्टिक बताओगे, भाई पेपर मनी ड्यूरेबल है, पेपर मनी ये है, पेपर मनी वो है, तो करेक्टरिस्टिक बताओगे आप, सही है। मनी के टॉपिक में इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी टेस्ट नहीं हो सकता, जो मैंने अभी आपको बताया है, सही है। मनी के कॉन्सेप्ट में जो है वो इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी टेस्ट नहीं हो सकता, जो भी मैंने आपको बताया है। क्लियर है ये चीज, कोई मसला? अच्छा भाई, फिर एक छोटा सा और आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है जो कि बैंक्स है। ये तो हमारा और जल्दी हो जाना चाहिए, बस जरा ध्यान रखना। हमने जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी मैक्रो में, जब हम मैक्रो पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था इसको। देखो, जब मैं बैंक्स की बात करता हूँ तो सबसे पहली जो टाइप ऑफ बैंक होती है वो कौन सी होती है? सेंट्रल बैंक। पहला क्वेश्चन पेपर में कौन सा आता है? पहला क्वेश्चन पेपर में ये आएगा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक के क्या रोल होते हैं। तो आप सबसे पहले उसको ये बताओ कि सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सबसे बड़ा उसका जो रोल होता है वो ये होता है कि वो फाइनेंशियल रूल एंड रेगुलेशन बनाता है एक इकोनॉमी के लिए। फिर आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल बैंक का एक और काम है कि जितनी भी नोट की प्रिंटिंग है, इशू ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, जितना भी पैसा इकोनॉमी में प्रिंट हो रहा है, ये 75 रुपए का जो नोट आया, ये किसने निकाला था? सेंट्रल बैंक ने निकाला था। एक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी कि भाई मनी सप्लाई कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए, ये सब सेंट्रल बैंक आपकी देखती है। सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल एक कमर्शियल बैंक डूब रही है, जैसे मीजान डूब रहा है, तो मीजान किससे मदद मांगेगा? सेंट्रल बैंक से मदद मांगेगा। इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सबसे आखिरी ऑप्शन आपके पास बोरो करने के लिए सेंट्रल बैंक होता है, इवन फॉर अ गवर्नमेंट। क्लियर है ये चीज? क्योंकि द लास्ट ऑप्शन इज टू प्रिंट द मनी या बोरो इट फ्रॉम सेंटर, और जाहिर सी बात है प्रिंट करना इतना आसान नहीं होता, तो कुछ ना कुछ जो भी होगा सेंट्रल बैंक के थ्रू ही होगा, यही करेगी। आखिरी रिजॉर्ट यही है आपका। फिर आप ये कह सकते हो कि भाई सेंट्रल बैंक इज द बैंकर फॉर कमर्शियल बैंक्स। भाई हमारा अकाउंट, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, आपके पेरेंट्स का अकाउंट किधर है? कमर्शियल बैंक के अंदर है। मीजान बैंक में, एचबीएल बैंक में, फैसल बैंक में, बहुत सारी बैंक है, एमसीबी है, बहुत बैंक है। पर कमर्शियल बैंक का बैंक अकाउंट किधर है? भाई मीजान बैंक का अकाउंट किधर होगा? सेंट्रल बैंक में होगा। इसका मतलब सेंट्रल बैंक इज द बैंकर फॉर कमर्शियल बैंक। ये जो कमर्शियल बैंक के अपने अकाउंट्स होते हैं ना, वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। क्लियर है चीज? इसके अलावा आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि इकोनॉमी में जितनी भी बोरोइंग हो रही है, जितनी भी लैंडिंग हो रही है, जितनी भी क्रेडिट रेगुलेशन है, वो सारी कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर जो इतना सारा डेट चढ़ा हुआ है वो भी कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। नेशनल डेट के भाई पेमेंट्स किसको करनी है, किससे रिसीव करनी है, तो ये सारी चीजें हमें तो खैर रिसीव नहीं करनी होती, देनी ही होती है हमेशा। तो ये बेसिकली जो है वो नेशनल डेट की मैनेजमेंट हमारी सेंट्रल बैंक कर रही होती है। तो आपको इसमें से ये सारे नहीं पता होने चाहिए, आपको तीन भी पता हो बहुत है। तो आपको रोल्स ऑफ सेंट्रल बैंक तीन पता होने चाहिए। इसी तरीके से कमर्शियल बैंक होती है। भाई कमर्शियल बैंक आपको पता होनी चाहिए। कमर्शियल बैंक आर प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट ओनर्स होते हैं, उनके शेयर होल्डर्स होते हैं। और आजकल तो कमर्शियल बैंक को रिटेल बैंक भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये धंधा बन चुका है, ये बिजनेस है। क्योंकि क्यों, जाहिर सी बात है, करंट एक एक कमर्शियल बैंक है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, वो भाई पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक के पास, वो करंट अकाउंट होते हैं, जिसपे कोई सूद नहीं होता। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, उसमें मैंने पैसे डाले हुए, ठीक है। अब उस पैसे पे कोई पैसा नहीं बन रहा, वो खाली मेरा पैसा वहां पर बड़े बड़े सड़ रहा है, तो वो एक करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं होता। पर कमर्शियल बैंक में एक और अकाउंट भी होता है जिसको सेविंग अकाउंट कहते हैं। सेविंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वो अकाउंट जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट्स होते हैं। सही है। पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, क्योंकि वही रिलीजियस फैक्टर है, हमारे लिए हराम है। पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सेविंग अकाउंट में पैसा डाल के इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं। सही है। और आजकल के टाइम पे इंटरेस्ट को प्रॉफिट का नाम दे दिया है, तो लोग वैसे भी और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं यहाँ पे। सही है। इसी तरीके से कमर्शियल बैंक जो है वो यहाँ पर लेंडिंग कर रही होती है। सही है। कमर्शियल बैंक जो है वो आपके पैसे रखती है। लोग जो है वो अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो बैंक के लॉकर में रख रहे होते हैं। सही है। अपनी ज्वेलरी भी जो है वो गवर्नमेंट के कमर्शियल बैंक की लॉकर्स में रख रहे हो रहते हैं, तो ये भी एक सर्विस है जिसके वो लोग पैसे लेते हैं। सही है। फिर ये मेरी पेमेंट्स में मुझे हेल्प करता है। अगर मेरा बिजनेस है तो मैं बैंक के थ्रू जो है वो पेमेंट्स करूंगा, चेक्स होंगे, पे ऑर्डर्स होंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी होंगी। सही है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपका क्या होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। हमेशा याद रखना, एक कमर्शियल बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। सही है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब क्या है? कि आपकी जो कमर्शियल बैंक होती है ना, वो कनेक्ट करती है सेवर्स को, वो कनेक्ट करती है सेवर्स को एंड इन्वेस्टर्स को। सुनना जरा गौर से। आपकी कमर्शियल बैंक का काम क्या है? वो एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो कि सेवर्स को और इन्वेस्टर्स को आपस में मिलाती है। कैसे मिलाती है? भाई सेवर क्या करता है? सेवर जो पैसा सेव करता है, जो सूद कमाने के लिए बैठा हुआ है,
वो जो है वो रिटर्न ऑन सेविंग के चक्रों में, इंटरेस्ट रेट के चक्रों में अपना पैसा कमर्शियल बैंक के सेविंग अकाउंट में डालता है। आपका पैसा जो है वो बैंक के पास पहुंच गया। अब जाहिर सी बात है, बैंक आपका पैसा सजा के थोड़ी रखती है, वो आपके पैसे पे पैसा बनाती है। वो क्या करेगी, आप बैंक में जाके पैसा सेव करोगे, ये आपका पैसा किसी और को लोन आउट कर देगी, ये आपका पैसा किसी इन्वेस्टर को लोन आउट कर देगी। अब ये इन्वेस्टर जब पैसा लोन आउट करेगा और बैंक से ये पैसा लेगा, तो इसको एक कॉस्ट लगेगी बोरोइंग की। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बैंक ने तुम्हारा पैसा इसको दिया, इससे इंटरेस्ट लिया, इससे इंटरेस्ट लेके तुम्हें जो है अपना कट रखा, और अपना कट रख के तुम्हें इंटरेस्ट दे दिया। तो एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है, बीच की पार्टी है, सेवर से पैसा लेती है, यही पैसा लोन आउट कर देती है इन्वेस्टर को। तो सेवर को रिटर्न ऑन सेविंग मिल जाता है, इन्वेस्टर कॉस्ट ऑफ बोरिंग देता है। सही है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा याद रखना, एक इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी ये डिपेंड करता है सेविंग के ऊपर। जैसे एक चेन मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये एक अलग कलर से एक चेन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सेविंग बढ़ गई। जब पाकिस्तान में सेविंग बढ़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तानी बैंक्स के पास जो है वो बहुत ज्यादा फाइनेंस आ रहा है, क्योंकि पैसा जमा हो रहा है ना, लोग पैसा सेव कर रहे हैं। और जब पाकिस्तानी बैंक में इतने सारे लोग सेव करेंगे तो सरप्लस ऑफ मनी हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक्स के पास अब बहुत सारा पैसा हो गया है। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तानी बैंक्स जो है वो इसी पैसे को लोन आउट करेगी। और जब इसी पैसे को लोन आउट करेगी, इसका मतलब वो अट्रैक्टिव लोन्स देगी, वो कम इंटरेस्ट पे लोन्स देगी, जिससे लोग बोरोइंग ज्यादा करेंगे। और जितनी ज्यादा बोरोइंग होगी उतना ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय सेविंग। जितनी ज्यादा एक इकोनॉमी में सेविंग होगी, उतना ज्यादा कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा होगा, सरप्लस ऑफ मनी होगा। फिर यही पैसा जो है वो आपकी बैंक्स जो है वो लोन आउट करेंगी इन्वेस्टर्स को, और उनसे जो है वो इंटरेस्ट कमाएंगी, अपना कट रख के फिर आपको इंटरेस्ट देगी। उसके अलावा जो है वो एक कमर्शियल बैंक जो है वो फॉरेन करेंसी में भी डील करती है। आप किसी भी जो है वो बैंक में जाके आप जो है वो फॉरेन करेंसी ले सकते हो, और वो अपना कट रखेंगे, जाहिर सी बात है। तो हर तरह के से पैसे कमाने, क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज, डेबिट कार्ड की सर्विसेज, उससे भी ये लोग पैसे कमाते हैं। क्लियर है चीज। नॉनस बेटे मैं इस अजम्पशन में बता रहा हूँ कि सेविंग से इन्वेस्टमेंट होती है, मैं लिंक क्रिएट कर रहा था, वैसे तो आप बहुत पॉइंट लिख सकते हो। क्लियर है चीज, कोई मसला। अच्छा भाई, अब क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि भाई एक्सप्लेन टू वेज इन विच सेंट्रल बैंक डिफर्स फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। तो आपको दोनों के फीचर्स के डिफरेंस बताने हैं। सही है। आप सिंपली दोनों को डिफाइन करोगे, दोनों के फीचर्स बताओगे। डिफाइन अ कमर्शियल बैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इट डिस्क्राइब टू फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी भी घुमाने वाला सवाल नहीं आएगा बैंक के टॉपिक के ऊपर। सही है। Describe the functions of commercial bank that they may perform in an economy. Again, a simple question. सही है। एक क्वेश्चन मुश्किल आया था, whether the government should support financial institutions when they experience difficulties. एक सेंट्रल बैंक, एक गवर्नमेंट को क्या मदद करनी चाहिए कमर्शियल बैंक की जब वो डूब रही हो, जब उसके पास पैसे ना हो। मुझे एक चीज बताओ, अगर आज मीजान बैंक डूब जाता है, तो क्या एक गवर्नमेंट को उसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। अगर बचाना चाहिए तो क्यों बचाना चाहिए, मुझे ये बताओ। अगर बचाना चाहिए तो क्यों बचाना चाहिए। उस बैंक को डूबने से इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि उस बैंक के पास लोगों के बहुत पैसे पड़े हुए हैं। सही है, उस बैंक के पास लोगों के बहुत पैसे पड़े हुए हैं, और अगर वो बैंक डूब गई तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उड़ जाएगा। और एक चीज होती है जिसको कहते हैं बैंक रन। बैंक रन का मतलब समझते हो। बैंक रन का मतलब क्या है। बैंक रन का मतलब ये है कि अगर आज मीजान बैंक डूब जाती है ना, और आपके अकाउंट है मीजान बैंक में, आपके पैसे तो गए। अब जिसका अकाउंट मीजान बैंक में नहीं होगा पर दूसरी बैंकों में होगा, उसकी भी फटना शुरू हो जाएगी। वो बोलेगा यार अगर ये बैंक डूब गई तो ये बैंक भी डूब जाएगी, एक काम करता हूँ पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ। सारे लोग एक साथ जो हैं वो अपने पैसे विड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। जब सारे लोग एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर लेंगे तो इसको बैंक रन कहते हैं, और इससे आपका फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। इसका मतलब किसी भी बैंक को डूबने से पहले गवर्नमेंट को बहुत सोचना पड़ता है, और गवर्नमेंट को उसको बचाना पड़ेगा। आप एक बैंक को नहीं डूबने दे सकते। तो आपने बोला कि बैंक रन हो जाएगा, लोग अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे, उनका कॉन्फिडेंस उठ जाएगा बैंकिंग सिस्टम में से, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। एक इकोनॉमी पे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा होगा, लोगों को डर बैठना शुरू हो जाएगा कि यार इकोनॉमी अभी सही नहीं चल रही है, आगे हो सकता है डूब जाए। और फिर आप ऑन दी अदर एंड बोलोगे नहीं यार इसको डूबने से नहीं बचाना चाहिए क्योंकि वो फ्री हो जाएगी। अगर वो अभी डूब रही है, आगे वापस कोई हरकत करेगी, सही है, जिसकी वजह से वापसी डूब जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भाई, ये पैसा आप कहीं और लगा सकते थे। एक घिसा पिटा पॉइंट थोड़ी जगह आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कुछ भी ना रहो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख दो। सही है। और दूसरा पॉइंट ये लिखो कि वो और ज्यादा ढीली पड़ जाएगी, और ज्यादा रिस्क लेना स्टार्ट कर देगी, उसको पता है कि अगर मैं डूब भी जाऊंगा तो मुझे जो है ना वो गवर्नमेंट बचा लेगी। तो कमर्शियल बैंक फिर जो है ना बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाएंगे। ठीक है।
और सबसे लास्ट सेगमेंट जो हमारा आज का है, जो कि सबसे आसान सेगमेंट है, दैट इज स्पेंडिंग, सेविंग एंड बोरोइंग। इस टॉपिक को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, यहाँ पर कोई पढ़ने का नहीं है खास। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस, एक एक करके सबको टारगेट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑन स्पेंडिंग, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिटरमिन करती है कि एक बंदा कितना स्पेंड करेगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिटरमिन करेंगी कि एक बंदा जो है वो कितना स्पेंड करेगा, सबसे पहले तो अपनी औकात को देखेगा। सबसे पहले तो वो देखेगा मेरे पास पैसा है भी या नहीं है, तो सबसे पहले इनकम देखेगा। दूसरी चीज वो देखेगा मेरे पास वेल्थ कितनी है। फिर वो देखेगा कि भाई इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस कितना है। भाई अगर इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, अगर इकोनॉमी में लोगों को ऐसा लगता है कि यार मुल्क आगे बढ़ रहा है, तो लोग स्पेंडिंग करेंगे। पर अगर कॉन्फिडेंस लो होगा तो लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर एक इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अगर एक इकोनॉमी में इंटरेस्ट कम है, अगर एक इकोनॉमी में रिटर्न ऑन सेविंग कम है, इसका मतलब लोग सेव नहीं करेंगे। अगर लोग सेव नहीं करेंगे तो इसका मतलब स्पेंड करेंगे। इसका मतलब व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑन स्पेंडिंग? डिस्पोजेबल इनकम, वेल्थ, कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा, स्पेंडिंग इतनी ज्यादा। इंटरेस्ट जितना कम, स्पेंडिंग उतनी ज्यादा। वेल्थ ज्यादा तो स्पेंडिंग ज्यादा, इनकम ज्यादा तो स्पेंडिंग ज्यादा। इन्हीं पॉइंट्स को वाइस वर्सा कर दो तो आपके पास स्पेंडिंग कम हो जाएगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सही है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर? सही है। पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इसका पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर, जैसे एक छोटी सी मिसाल अगर मैं यहाँ पर आपको दूं, अगर हम एक पुअर की बात करते हैं, अगर हम एक पुअर की बात करते हैं, एक पुअर अपनी इनकम का मेजोरिटी हिस्सा किन चीजों पे खर्च कर रहा होगा, कोई बता सकता है ये? एक पुअर जो है वो अपनी इनकम का मेजोरिटी हिस्सा किस चीजों पे खर्च कर रहा होगा? एक गरीब बंदा अपनी इनकम का मेजोरिटी प्रोपोर्शन किस चीज पे खर्च कर रहा होगा? हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑन फूड एंड क्लोथिंग, नीड्स के ऊपर। किसके ऊपर? नीड्स के ऊपर। और एक रिच बंदा अपनी इनकम का मेजोरिटी प्रोपोर्शन किन चीजों पे खर्च कर रहा होगा? वो किस चीज पे खर्चा कर रहा होगा? लग्जरीज पे खर्च कर रहा होगा। सही है। वो किस चीज पे खर्चा कर रहा होगा? वो एंटरटेनमेंट पे खर्चा कर रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये बताना है कि एक बंदा अमीर है या गरीब है, अगर मुझे ये बताना है कि एक बंदा अमीर है या गरीब है, तो मैं उसका पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर देखूंगा। अगर मुझे बताना है कि एक बंदा अमीर है या गरीब है, तो मैं उसका पैटर्न ऑफ स्पेंडिंग देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि उसका मेजोरिटी इनकम जा किधर रहा है। अगर एक बंदे का मेजोरिटी इनकम लग्जरी पे जा रहा है ना, इसका मतलब वो अमीर है। पहले चीज। और इसी तरीके से आप कंट्री का भी अंदाजा लगाते हो। मुझे अगर देखना है ना कि एक मुल्क अमीर है या गरीब है, अब जैसे आप पाकिस्तान का अगर देखो, पाकिस्तान में लोग अपनी मेजोरिटी इनकम फूड एंड क्लोथिंग पे खर्च कर देते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री। इसका मतलब पाकिस्तान इज अ पुअर कंट्री। और एक अमीर इकोनॉमी जो होती है, रिचर इकोनॉमीज जो होती है, वहां पर मेजोरिटी इनकम कहाँ खर्च हो रही होती है? लग्जरीज पर खर्च हो रही होती है। क्लियर है चीज, कोई मसला? अच्छा, व्हाई डू पीपल स्पेंड? व्हाई डू पीपल स्पेंड, मतलब व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्पेंडिंग? लोग पैसा क्यों खर्च करते हैं? अपनी नीड्स पूरी करने के लिए करते हैं, अपनी वांट्स पूरी करने के लिए करते हैं? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, अपनी नीड्स, अपने वांट्स। सही है। इंटरेस्ट मिलता है बेटा, अगर आप पैसा सेव करोगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा, जो हमारे लिए आराम है। क्लियर है चीज? अच्छा फिर अब आते हैं सेविंग के ऊपर। भाई सेविंग की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे बताओ सेविंग का इन्फ्लुएंसेस क्या होंगे? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं द इन्फ्लुएंसेस ऑन सेविंग, मतलब ऐसी कौन सी चीजें जिसपे सेविंग डिपेंड करती है? सबसे पहली चीज, इनकम। मेरी इनकम कितनी है? मेरी जितनी ज्यादा इनकम होगी, मैं उतना ज्यादा सेव करूंगा। इंटरेस्ट रेट, एक इकोनॉमी में जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा मैं उतना सेव करूंगा क्योंकि रिटर्न मिलेगा। टैक्स ऑन सेविंग, काफी मुल्कों में टैक्स होता है सेविंग के ऊपर। अगर टैक्स ऑन सेविंग ज्यादा है, अगर टैक्स ऑन सेविंग ज्यादा है तो उस टाइम पे लोग जो है वो सेव कम करेंगे। एज पे डिपेंड करता है, एक यंग बंदा सेविंग ज्यादा करता है अपने फ्यूचर के लिए। सही है। सोशल एटीट्यूड्स, भाई कुछ इकोनॉमीज ऐसी होती हैं जहां पर सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, पर कुछ इकोनॉमीज ऐसी होती हैं जहां पर सेविंग का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है ये चीज? इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है कि भाई पैसा बच भी रहा है सेव करने के लिए कि नहीं बच रहा? क्लियर है ये चीज?
रीजंस क्या है कि भाई एक बंदा क्यों सेव करता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर सेविंग। अगर एक बंदा पैसे सेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्या वजह होती है इसकी। भाई एक बंदा जो है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। वो पैसा खर्च कर रहा है अपनी रिटायरमेंट के लिए कि भाई रिटायरमेंट जब हो जाए तो पैसों का मसला ना हो। आप पैसा सेव कर रहे हो अपनी एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए, या अपने बच्चों की एजुकेशन को फाइनेंस करने के, अपने माँ बाप पैसे जमा करते हैं ना अपनी पढ़ाई के लिए, तो क्या हो रहा है, सेविंग हो रही है। सही है। उसके अलावा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, बिल्कुल अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, भाई खुदा ना खास्ते वाले पैसे होते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर वाली जो बात होती है आपकी। सही है। अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, इमरजेंसीज के लिए पैसा सेव करते हैं। क्लियर है ये चीज। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा सेव करते हैं, बिल्कुल क्लियर है, कोई मसला। एक गवर्नमेंट सेविंग कैसे एनकरेज कर सकती है, अगर एक गवर्नमेंट को इकोनॉमी में सेविंग एनकरेज करनी है तो कैसे कराएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, और टैक्स ऑन सेविंग्स को क्या कर देगी, कम कर देगी। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, टैक्स ऑन सेविंग्स को कम कर देगी, लोगों के सोशल एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करेगी, अगर गवर्नमेंट चाह रही है टू एनकरेज सेविंग, अगर उसको स्पेंडिंग कम करानी है इकोनॉमी में। सही है। सबसे लास्ट आपका यहाँ पर आ जाता है बोरोइंग। सही है। अब बोरोइंग हमें पता है कि भाई आप पैसा बोरो कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डिटरमिन करती हैं कि एक इकोनॉमी में कितनी बोरोइंग होगी। सबसे पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स, कि भाई इकोनॉमी में लोन लेना कितना आसान है। कुछ मुल्कों में पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, कुछ मुल्कों में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मांगी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो लोन्स नहीं ले पाते लोग, तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स। फिर इंटरेस्ट रेट, कि भाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी है, सबसे बड़ा मेजर फैक्टर तो इंटरेस्ट रेट है। भाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है। इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस कैसा है, अगर लोगों को ऐसा लगता है कि इकोनॉमी आगे जाके डूबने वाली है तो लोग फिर बोरो नहीं करेंगे। सोशल एटीट्यूड्स, भाई कुछ मुल्कों में लोग बोरो नहीं करते, कुछ लोग मुल्कों में लोग बोरो करते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्री में बोरोइंग का बहुत कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न कंट्रीज में बोरोइंग का बहुत कॉन्सेप्ट है, लोग जो है वो बोरो करके बिजनेस भी खोल लेते हैं, बोरो करके हॉलीडेज पे भी चले जाते हैं। सही है। बंदा जो है वो छुट्टियों में निकल जाता है पैसा बोरो करके। क्लियर है चीज। और एंड में यहाँ पर आपको बताने हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर बोरोइंग, भाई क्या वजहें हैं जिसके लिए आप बोरो कर रहे हो। पहली चीज, भाई हो सकता है कि खुदा ना खास्ता आपको कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गई है जिसकी वजह से आपको बोरो करना पड़ गया। आप कह सकते हो कि आपको छुट्टियां बनानी है जिसकी वजह से आपने बोरो करने, मतलब बेशर्मी की बात है अगर कोई ये करता है। उसके अलावा जो है आप अपनी एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए बोरो कर रहे हो, जैसे यहाँ पर जो है वो लोग लोन लेते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट लोन्स का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर आपका बाहर मुल्कों में, तो अपनी एजुकेशन को फाइनेंस करने के लिए लोग लोन लेते हैं। एक क्वेश्चन इसका पेपर में आया था, वो मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूँ, वैसे तो बड़े बेसिक क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑन सेविंग स्पेंडिंग बोरोइंग, क्यों लोग पैसा सेव बोरो करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, बड़ा सिंपल है, नोट्स में आपको रीड करना है, मैक्रो के नोट्स का सेकंड लास्ट टॉपिक है शायद ये। डिफरेंस इन स्पेंडिंग सेविंग एंड बोरोइंग पैटर्न्स ऑफ यंग एंड ओल्ड वर्कर्स, एक यंग और ओल्ड वर्कर में क्या फर्क होता है स्पेंडिंग सेविंग और बोरोइंग पैटर्न्स में। एक यंग बंदा स्पेंड ज्यादा करता है, सेव भी ज्यादा करता है, बोरो शायद इतना ना करे, पर एक ओल्ड बंदा जो है वो शायद बोरो ज्यादा करेगा क्योंकि उसकी इनकम कम होगी, सेव वो इतना कम नहीं कर नहीं पाएगा क्योंकि उसकी इनकम नहीं होगी, स्पेंडिंग भी वो शायद कुछ स्पेंडिंग उसकी ज्यादा हो रही होगी क्योंकि उसकी फैमिली वगैरह होगी। क्लियर है ये चीज। या आप उसको देखो, कोई भी ये आंसर ना हर तरीके से हो सकता है, ये आपके अपने ओपिनियन के ऊपर है। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, यंगर वर्कर स्पेंड मोर। सही है। अब इसने लिखा हुआ ओल्डर वर्कर स्पेंड लेस, अब आप इसको इस पॉइंट से भी लिख सकते हो कि ओल्डर वर्कर ज्यादा स्पेंड करते हैं क्योंकि भाई उनकी फैमिली होती है, भाई यंग की फैमिली है तो ओल्ड की भी तो फैमिली है। सही है। फिर आप ये सकते हो कि भाई यंगर पीपल हाई टेक प्रोडक्ट्स पे स्पेंड कर रहे होते हैं, ओल्डर वर्कर्स हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे होते हैं, तो पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर भी डिफरेंट होता है। एक यंगर वर्कर जो है वो घर खरीदेगा, ओल्डर वर्कर के पास ऑलरेडी घर होगा। सही है। यंग वर्कर शायद सेव ना करे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, या अगर वो सेव कर रहा है तो अपने फ्यूचर के लिए कर रहा है। क्लियर है ये चीज। यंगर वर्कर्स में बोरो लेस क्योंकि वो रिलक्टेंट होंगे, एक यंग एज में बोरो करने में आप बहुत रिलक्टेंट होते हो, डर रहता है हमेशा एक। सही है। और जाहिर सी बात है आपको शायद कोई लोन दे भी ना, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई ये रिटर्न कैसे करेगा, इसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो है नहीं, कोई कोलेट्रल तो ये दे ही नहीं सकता, सिक्योरिटी बहुत लो है। क्लियर है ये चीज। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन सेंस वाला ये टॉपिक है। बहुत कम टेस्ट होता है, बहुत कम टेस्ट होता है, बहुत रेयरली टेस्ट होता है, मतलब एक सवाल इसका आएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्पेंडिंग सेविंग बोरोइंग का सवाल है, और एक जनरल आंसर आप लिख के आ जाओगे वो सही कर देगा। ये जनरल नॉलेज वाला टॉपिक है। मनी और बैंकिंग में कहता हूँ कि हाँ वो कुछ हद तक टेस्ट हो जाता है पर ये इतना टेस्ट नहीं होता। क्लियर है ये चीज, कोई मसला।